तो हम प्रोसेसेस कर रहे थे लास्ट टाइम जब हम गए थे। हमने फोर्क की सिस्टम कॉल की थी और एग्जैक्ट एलपी पता नहीं किया था या नहीं, लेकिन कर रहे थे बहरहाल। तो वो हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ, लेकिन ज़्यादा तो नहीं हो सकेगा। तो हम यहाँ पे थे ना, हम पेरेंट फोर्क करने की बात कर रहे थे, एक पेरेंट से चाइल्ड प्रोसेस, और ये हमारा काम चल रहा था। वेट क्या करता था? वेट चाइल्ड को सस्पेंड करता था। एग्जैक्ट एलपी भी हमने की थी, हाँ बिल्कुल, ये एग्जैक्ट एलपी में हमने ये काम किया था। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आ गया याद। तो ये, हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना था, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, विच इज़ अ न्यू टॉपिक। तो रिवाइज तो फिर मैं नहीं कर सकूंगा क्योंकि ये अगला टॉपिक है। तो फोर्क इंतहाई सख्त इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल थी, जो क्या करती थी कि पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी बनाती थी। उसको हम चाइल्ड कह देते थे, मतलब वैसे उसका कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन बस नाम रख देते हैं कि जो फोर्क करता है वो पेरेंट है और जो नया प्रोसेस बनता है वो चाइल्ड है। अब चाइल्ड जो है वो लिनक्स में एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट की। तो हमने कहा था कि यार ये थोड़ी फजूल सी बात है कि चाइल्ड जो है वो एग्जैक्ट कॉपी है, क्योंकि फिर फायदा क्या हुआ? फिर पेरेंट भी वही कर रहा है, चाइल्ड भी वही कर रहा है, फायदा क्या हुआ? तो हम रन करते थे एग्जैक्ट एलपी। एग्जैक्ट एलपी की सिस्टम कॉल ये करती थी कि चाइल्ड के इमेज को ओवरराइट कर देती थी, विच मीन्स के जब फोर्क हुआ तो पेरेंट और चाइल्ड सेम है। जब एग्जैक्ट हुआ तो चाइल्ड ने अपना इमेज ओवरराइट कर लिया, अपने ऊपर कोई भी बाइनरी लिख ली। अब चाइल्ड अपना काम करने लग जाता है, पेरेंट अपना काम करता है, अल्लाह खैर कर रहा है। तो ये वो सिस्टम कॉल थी जो हमने पिछली दफा बात की थी। अच्छा, अब आज काम करना है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस का। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कोई भी ऐसे दो या तीन प्रोसेसेस हैं जो आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं, बस। ये कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की डेफिनेशन है कि एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं। बनाते क्यों कोऑपरेटिव प्रोसेसेस? इसीलिए ताकि डेटा शेयर कर सकें, ज़रा काम तेज़ हो सके। तो इसमें कई एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल काफ़ी घिसा पिटा है, बहुत ज़्यादा आएगा आपको। इस बुक में 2-3 दफ़ा आप इस्तेमाल करोगे। तो कंप्यूटर साइंस में एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जिसको प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम कहते हो। प्रोड्यूसर कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है। और कंज्यूमर कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो उस डेटा को यूज़ कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। तो प्रोड्यूसर प्रोसेस कैन बी थॉट ऑफ एज इनपुट, जो कोई भी एक प्रोसेस है जो डेटा लिख रहा है, और कंज्यूमर उस डेटे की बेस पे कोई काम कर रहा है। तो ये दोनों प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट हैं, अपनी अपनी दुनिया में अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनको कोऑपरेट करना पड़ता है, इनको आपस में बात करनी पड़ती है, किसी तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ता है। वो सिंपल है कि क्यों करना पड़ता है। हमारे पास एक दरमियान में एक बफर होएगा जहाँ पे प्रोड्यूसर डेटा पैदा करके वहां रख देगा, तो कंज्यूमर वहां से डेटा उठा के इस्तेमाल कर लेगा। एक शेयर्ड जगह होएगी, एक शेयर्ड बफर होएगा जहाँ पे हम ये काम करेंगे। अगर वो बफर फुल है तो प्रोड्यूसर कुछ नहीं कर सकता, प्रोड्यूसर को इंतजार करना है। सिमिलरली अगर वो बफर खाली है बिल्कुल, तो कंज्यूमर वहां से कुछ उठा नहीं सकता, कंज्यूमर को वहां पे रुकना पड़ेगा। तो ये बफर जो है वो शेयरिंग होएगी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान में। पिछली क्लास में जो आप लोगों को मसला आया था वही अब आना है एक आधा महीना। वो क्या है कि आपने कभी भी दो प्रोसेस अलग-अलग नहीं कभी कोड किया आज तक। आपने एक कोड किया और इस एक कोड को समझा है। अब ये है कि एक से ज्यादा कोड साइमल्टेनियसली इकट्ठे चल रहे हैं। जब लफ्ज प्रोसेस इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है ये एक अलग प्रोसेस है, एक अलग कोड है, ये एक अलग प्रोसेस है, एक अलग कोड है। तो अब दिमाग को जरा उस तरह चलाना पड़ता है कि अलग अलग चीजें सोचनी पड़ती हैं। अच्छा जी, एज एन एग्जाम्पल वो कहता है कि इमेजिन करो कि हमारे पास एक स्ट्रक्ट है आइटम नाम का। आइटम वो चीज होएगी जो ये बना के यहाँ पे रखेगा, और हमारे पास एक अरे है आइटम टाइप की, बफर नाम है उस अरे का, और हमारे पास दो पॉइंटर्स हैं इन और आउट। अब इन और आउट बेसिकली ये मेंटेन करते हैं कि भाई इन ये मेंटेन करेगा कि प्रोड्यूसर ने डेटा रखना कहाँ पे है, और आउट ये मेंटेन करेगा कि डेटा निकलना कहाँ से है। ठीक है, जस्ट एज एन एग्जांपल, अब ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं। प्रोड्यूसर प्रोसेस अपनी दुनिया में अलग चल रहा है, कंज्यूमर प्रोसेस अपनी दुनिया में अलग चल रहा है। प्रोड्यूसर प्रोसेस ये चेक करता है कि अगर इन प्लस वन बराबर है आउट के, जरा बात को समझना, इन वो जगह है जहां उसने डेटा रखना है। अगर इन प्लस वन बराबर हो गया आउट के, तो इसका मतलब है कि बफर फुल हो चुका है।
ठीक है, इसके ऊपर इस वक्त ज़्यादा नहीं मैं आपको टाइम ज़ाया करने दूंगा, आगे बड़ा मौका मिलेगा टाइम ज़ाया करने का। इस वक्त बस इसको मानो इस बात को। अगर इन प्लस वन बराबर हुआ बफर के आउट के, तो दैट मीन्स के बफर फुल है, विच मीन्स के प्रोड्यूसर कुछ नहीं कर सकता। तो प्रोड्यूसर के आगे ये लगा हुआ है सेमी कोलन, वाइल का लूप है, वाइल बफर इज फुल, इसको पढ़ो बफर इज फुल। अगर बफर फुल है तो सेमीकोलन लगा हुआ है। सेमीकोलन का मतलब है कि लूप नल लूप है। नल लूप क्या करता है, अपने अंदर घूमता रहता है। तो प्रोड्यूसर इस लाइन पे स्टक रहेगा उस वक्त तक जब तक बफर फुल है। अब बफर फुल कब तक रहेगा, जब तक कंज्यूमर कुछ उठाता नहीं। जब कंज्यूमर कुछ उठा लेगा, एक आइटम फ्री हो जाएगा, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप से ब्रेक कर जाओगे, नीचे आ जाओगे। तो उसने जो बनाया है वो बफर में डालेगा, पॉइंटर को आगे करेगा, अल्लाह अल्लाह खैर से। कंज्यूमर ऑन द अदर हैंड ये चेक करता है कि क्या बफर खाली तो नहीं है। अगर इन इक्वल टू आउट है तो इसकी ये कंडीशन हम ले रहे हैं कि बफर खाली है। एक्चुअली आपको ये समझ आनी चाहिए कंडीशन, लेकिन अगर नहीं आ रही तो मैं इस वक्त भी इस पे रुकूंगा बिल्कुल, ठीक है, काफ़ी टाइम है आगे ये करने के लिए। तो अगर बफर खाली है तो कंज्यूमर यहाँ पे फंस जाता है, ये सेमीकोलन लगा हुआ है, अपने इस नल लूप के अंदर घूमना शुरू कर देता है। अब जब तक बफर खाली रहेगा कंज्यूमर वहीं पे फंसा रहेगा, घूमता रहेगा उस लूप में। अब वो खाली कैसे, वो ठीक कैसे होएगी ये सिचुएशन कि प्रोड्यूसर अपनी दुनिया में कुछ बना के वहां पे डाल दे। जैसे प्रोड्यूसर वहां पे कुछ डालेगा, ये पॉइंटर्स चेंज होंगे इन आउट के, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अब कंज्यूमर आगे चल सकता है। तो ये एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है कि किस तरह से ये दो प्रोसेस जो दो अलग अलग कंप्यूटर्स पे चल रहे हैं, मैं तो तुम्हें कह दूंगा, मतलब चाहे एक कंप्यूटर पे दो अलग अलग प्रोसेस है, चाहे अलग अलग कंप्यूटरों पे चल रहे हैं, लेकिन इनको आपस में कुछ कोऑपरेट करने की जरूरत है, कुछ बात करने की जरूरत है, कुछ डेटा शेयर करने की जरूरत है, ताकि ये दोनों आगे चल सकें। अब ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम पढ़ाया इसलिए जाता है कि कंप्यूटर साइंस में हर चीज प्रोड्यूसर कंज्यूमर है। कुछ डेटा पैदा करने वाली एंटिटीज होती हैं, कुछ डेटा उठाने वाली इस्तेमाल करने वाली एंटिटीज होती हैं, ये इसलिए बड़ा कॉमन इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, हमने करनी है आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। टॉपिक है हमारा वो के कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं। तो दो प्रोसेस हैं जिन्होंने आपस में बात करनी है, कोऑपरेट करना है, बात करनी है, कम्युनिकेट करना है। तो उनको आपस में कम्युनिकेशन के टूल्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये शुरू वाला हिस्सा सारा थ्योरी वाला है, इसको पढ़ लेना। तो थ्योरी वाले हिस्से में ये है कि आपकी एक मैसेज पासिंग सिस्टम डेवलप हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें बहुत सारी वो हैं कि कैसे ये करना है, कि दो प्रोसेस आपस में एक दूसरे को मैसेज कैसे भेजेंगे, क्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होएगी, क्या सिमेट्रिक होएगी, एसिमेट्रिक होएगी, सो ऑन। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन ये है कि जिस प्रोसेस ने जिसको भी मैसेज भेजना है वो एक्सप्लिसिटली उसका नाम लेता है, यानी वो इस तरह से उसका नाम लेगा कि मैंने पी वाले प्रोसेस को फलाना मैसेज भेजना है। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है कि मैं जिस प्रोसेस को डेटा भेज रहा हूँ मैं उसका नाम लेके उसको डेटा सेंड करता हूँ। और इसी तरह से रिसीवर को भी ये पता होना चाहिए कि वो किससे रिसीव कर रहा है। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, इसको पीयर टू पीयर कहते हो, जो वन टू वन डायरेक्ट कम्युनिकेशन चल रही है। जो इनडायरेक्ट है वो मेल बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट है। मेल बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस को डेटा नहीं भेजता, बल्कि एक मेल बॉक्स में डेटा डाल देता है। दूसरे प्रोसेस को जब जरूरत पड़ती है तो वो उस मेल बॉक्स में से निकाल लेता है। ये तकरीबन इसी तरह से है जिस तरह से ये बफर वाली बात थी कि प्रोड्यूसर ने एक मेल बॉक्स में डेटा रख दिया, कंज्यूमर ने उसमें से अपनी कन्वीनियंस पे निकाल दिया है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क ये है कि डायरेक्ट में आपको एक्सप्लिसिटली नाम लेना पड़ता है कि आप किस प्रोसेस को डेटा सेंड कर रहे हो। इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट में एक कॉमन शेयर्ड स्पेस है, मेल बॉक्स कहते हो उसको यूजली, उसके अंदर आप डेटा रखते हो और कंज्यूमर वहां से निकाल लेता है। अच्छा, इसमें अब दूसरी चीज जो थी वो सिमेट्रिक। अच्छा, ये सिमेट्रिक एसिमेट्रिक ये है कि एसिमेट्रिक में रिसीवर को नाम नहीं लेना पड़ता। इसको कैसे कहेंगे, ये पढ़ो जरा। Unlike this symmetric addressing scheme, a variant of this scheme employs asymmetric addressing, in which the recipient is not अच्छा हाँ वही ना,
ये जो कम्युनिकेशन हमने की डायरेक्ट, जिसमें सेंडर ने भी बताया मैं किसको सेंड कर रहा हूँ, रिसीवर ने भी बताया मैं किससे रिसीव कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन में सिमेट्रिक टाइप है। अगर एसिमेट्रिक करनी है तो रिसीवर को ये बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं किससे रिसीव कर रहा हूँ। रिसीवर के पास एक वेरिएबल होता है उस जगह पे, और वो वेरिएबल पॉपुलेट हो जाता है जब वो मैसेज रिसीव करता है। ये एसिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में फर्क है। इनडायरेक्ट जमीन आसमान का फर्क है। इनडायरेक्ट में कॉन्सेप्ट जो है वो मेल बॉक्सेस का या एक शेयर्ड बफर का आ जाता है। अच्छा, अब इसके बाद सिंक्रोनाइजेशन के क्वेश्चंस हैं। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दो प्रोसेस चल रहे हैं, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। अब प्रोसेस ए ने प्रोसेस बी को कोई मैसेज सेंड किया है। अब सिंक्रोनाइजिंग का इशू ये है कि तुमने क्या करना है। तुम ब्लॉकिंग सेंड कर रहे हो, नॉन ब्लॉकिंग सेंड कर रहे हो, ब्लॉकिंग रिसीव है या नॉन ब्लॉकिंग रिसीव है। अगर मैं ब्लॉकिंग सेंड कर रहा हूं तो प्रोसेस ए अब फंसा रहेगा उस वक्त तक जब तक प्रोसेस बी उस मैसेज को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, उठा नहीं लेता। वंस अगेन, ए ने डेटा भेजा है बी को। अगर तो वो ब्लॉकिंग सेंड की स्कीम यूज कर रहा है तो इसका मतलब है ए यहाँ पे फंस जाएगा, ब्लॉक रहेगा जब तक बी उस डेटा को यूज नहीं कर लेता। नॉन ब्लॉकिंग सेंड क्या होएगा? नॉन ब्लॉकिंग सेंड सिंपल है, ए सेंड करेगा और अपना काम करता रहेगा, उसको परवाह नहीं है कि अगले ने उठाया या नहीं। ये राइट रॉन्ग की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि सिंक्रोनाइजेशन में आपके पास क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आप उसको यूज करते हो। सिमिलरली बफरिंग के क्वेश्चंस हैं। जहां पे भी दो पार्टियां आपस में कम्युनिकेट कर रही होंगी, दरमियान में एक बफर होएगा जिसमें एक्सेस डेटा आ जाता है। तो अगर तो ये बफर जीरो कैपेसिटी का है, विच मीन्स बफर है ही नहीं एक तरह से, तो फिर ये ब्लॉकिंग सेंड होएगा ना। देखो, अगर मैं तुम्हें डेटा सेंड कर रहा हूं और दरमियान में कोई बफर नहीं है, तो दैट मीन्स कि मैं तुम्हें एक बॉल फेंक रहा हूं और जब तक तुम उस बॉल को कैच नहीं करते मैं आगे नहीं चल सकता। तो अगर बफर नहीं है तो फिर ये ज्यादातर ब्लॉकिंग सेंड ही होएगा, कि सेंडर ब्लॉक ही होएगा ज्यादातर। 99% जो बफर्स होते हैं वो बाउंडेड कैपेसिटी के होते हैं, कि 1 मेगाबाइट का बफर है, 2 मेगाबाइट का बफर है। तो दैट मीन्स कि मैं 10 बॉलें फेंक सकता हूँ तुम्हारी तरफ, वो बफर में जमा होती जाएंगी, मैं ब्लॉक नहीं होऊंगा। लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब बफर फुल हो जाएगा और मैं ब्लॉक हो जाऊंगा। तो बफरिंग के क्वेश्चंस ये हैं कि अगर आपने बफरिंग रखनी है तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि सिंक्रोनाइजेशन किस तरह से होगी। और अनबाउंडेड बस एक कॉन्सेप्ट ही है, होता नहीं है। लो जी, यहाँ से क्वाइट इंपॉर्टेंट। अभी तक तो बातें ये थी कि हवाई बातें थी ना, कि ये होता है। तो अभी तक बातें ये थी कि ऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते क्या हैं। वो होते हैं जो आपस में बात करते हैं। अब जाहिर बात है, इन्होंने आपस में बात करनी है तो इनको आईपीसी टूल्स चाहिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के टूल्स चाहिए। इसमें भी अभी तक सारी थ्योरेटिकल बातें थी कि यार वो सिमेट्रिक होता है, एसिमेट्रिक होता है, सो ऑन। अब ये एक्चुअल बात होने लगी है कि आईपीसी टूल्स इन लिनक्स। थोड़ा सा याद करो, पिछली दफा जब हमने प्रोसेसेस पढ़े थे तो पहले हमने जनरल बातें की थी बिल्कुल, कि यार एक प्रोसेस जब एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है तो उसकी क्या शर्तें होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हें ये थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर का दिमाग दिखाना चाह रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने वाले के पास ये सारे फैसले होते हैं, उसके पास चॉइसेस होती हैं कि वो ये क्या करे। जब आप आ गए लिनक्स के ऊपर तो अब तो चॉइसेस खत्म हो गई। अब तो आपको वही पढ़ना है जो अगले ने बना दिया हुआ है। तो अब ये आईपीसी टूल्स हैं लिनक्स के। इसमें 3 टूल्स हैं जो तुम्हारे कोर्स में है। पहला पाइप है, दूसरे को फाइफो कहते हैं, और तीसरा सॉकेट्स है। एक्चुअली तुम्हारे कोर्स में तो बस पहले 2 ही हैं टेक्निकली। तो पाइप, ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन टूल्स हैं। ये वो टूल्स हैं जो वाकई लिनक्स के अंदर अवेलेबल हैं, इनके थ्रू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है। पाइप कैन बी यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन रिलेटेड प्रोसेसेस। अब रिलेटेड प्रोसेसेस तुम मामे चाचे को तो जानते नहीं हो, तुम सिर्फ जानते हो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप। तो हमने पिछली दफा पढ़ा था कि फोर्क के जरिए से हमने ये पढ़ा था कि 2 प्रोसेसेस आपस में रिलेटेड होते हैं। वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप था, कोई सिबलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई और कॉन्सेप्ट नहीं था। तो पाइप जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन टूल है, ये सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है पेरेंट चाइल्ड के दरमियान कम्युनिकेशन में।
फाइफोज इस्तेमाल हो सकते हैं, कैन बी यूज्ड फॉर एनी प्रोसेसेस ऑन द सेम सिस्टम। इसके लिए फिजिकल सिस्टम का सेम होना ज़रूरी है, यानी जिस कंप्यूटर सिस्टम की, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, अगर दोनों प्रोसेस उसी के ऊपर हैं तो फिर वो आपस में बात कर सकते हैं यूजिंग फाइफो। और सॉकेट्स यूज्ड फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स। ये एंड है, ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार काम है कि एक कंप्यूटर पे एक प्रोसेस चल रहा है और दूसरे कंप्यूटर पे दूसरा प्रोसेस चल रहा है, और अब उन दो प्रोसेसेस ने आपस में कम्युनिकेट करना है, तो वो सॉकेट्स के जरिए से करना है। ठीक है, तो पाइप से मेरा ख्याल है शुरू करते हैं। इसको करने से पहले ना तुम्हें, हाँ मतलब इसको क्या करें, हाँ करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। तो ये बातें हमारी एक दो दफ़ा हुई हुई हैं कि लिनक्स ट्रीट्स एवरीथिंग एज अ फाइल, एज अ फाइल। अब क्योंकि फाइल्स की यहाँ पे बड़ी सख्त इंपॉर्टेंस है, तुम्हें यहाँ पे सिस्टम कॉल्स पता होनी चाहिए जो फाइल्स को डील करती हैं। ठीक है, ये हैं ओपन की, ये है रीड की, ये है राइट की। अगर अपना टेस्ट लो, दिमाग में अपने आप से पूछो सिस्टम कॉल क्या होती है, क्लोज की, एंड आई थिंक दैट्स इट, बस यही होंगी। एक फाइल पॉइंटर मूव करने की होती है, लेकिन वो मुझे पता नहीं है कि क्या होती है। तो अब ये पाइप्स और फाइफोस पढ़ने से पहले मैं फाइल की तरफ इसलिए जा रहा हूँ कि हर चीज़ है ही फाइल, इसने हर चीज़ को देखना ही फाइल की तरह, तो इसने ये चार ऑपरेशन बड़े ही ज़्यादा कर रहे हैं, ओपन, रीड, राइट और क्लोज, ये जो फाइल्स के ऊपर ये काम करती है। अच्छा है, स्टार्ट रीड से कर रहा है, तो बड़ी बदतमीजी है। ठीक है, चक्कर है भाई, यहाँ जाके ओपन पढ़ा रहा है फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, लेकिन ओपन के बगैर काम नहीं हो सकता। पहले फाइल ओपन करोगे तो कुछ होएगा ना। तो ओपन की सिस्टम कॉल ये है कि आप उसको एक फाइल का पाथ दोगे कि कौन सी फाइल ओपन करनी है। जाहिर बात है, ओपन की सिस्टम कॉल है तो उसको बताओगे कि कौन सी फाइल ओपन करनी है, और उसको फ्लैग्स दोगे। फ्लैग्स ये होता है कि मोड होता है, मोड का मतलब है कि वो आपने फाइल को रीड ओनली मोड में ओपन करना है, राइटिंग मोड में ओपन करना है, शेयर्ड मोड में ओपन करना है, ये वाली बात है। ठीक है, तो ओपन की सिस्टम कॉल बड़ी आसान होती है, जो सिर्फ ये करती है कि एक फाइल को ओपन कर देती है। पिछली बार बात हुई थी कि कोई भी सिस्टम कॉल हो वो हमेशा आपको एक इंटीजर रिटर्न करती है। अगर किसी वजह से सिस्टम कॉल फेल हुई है तो वो आपको -1 देती है। फेल होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, आपने पाथ नेम गलत दिया है, फाइल का नाम गलत लिखा है, आपके पास एक्सेस राइट्स नहीं है उसको खोलने के, वॉट एवर, किसी वजह से भी फेल होती है तो आपको वापस आता है -1। लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट करती है और फाइल वाकई ओपन हो जाती है तो आपको एक इंटीजर वापस होता है जिसको कहते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर। ठीक है, यानी ओपन अगर सक्सेसफुल होती है तो ये रिटर्न्स यू अ फाइल डिस्क्रिप्टर। ठीक है, फाइल डिस्क्रिप्टर एक इंटीजर होता है जो बेसिकली उसको फाइल हैंडल भी कहते हो, मतलब कुछ भी कह लो, वो एक इंटीजर नंबर होता है जिससे आप फाइल को पहचानते हो। हर लैंग्वेज दुनिया की यही करती है। वो उसमें C++ में आप यूज करते थे एफ ओपन, तो उसमें भी यही होता था कि इंटीजर रिटर्न होता था, क्योंकि नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम से ही सबने करवाना होता है, हाई लेवल लैंग्वेज ने भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही रिक्वेस्ट करनी होती है। तो ओपन ये काम करती है। ठीक है, ये फेल क्यों हो सकती है, नॉन एग्जिस्टेंस फाइल हो, परमिशंस का इशू है, कोई भी किसी वजह से भी ये फेल हो सकती है। अच्छा, अब फाइल ओपन कर ली तो उसको रीड करोगे या राइट करोगे। रीड के आर्गुमेंट्स देखो, 3 आर्गुमेंट्स हैं। हम उसको बताएंगे किस फाइल में से पढ़ना है, लेकिन अब फाइल का नाम कहीं नहीं आएगा, अब बस डिस्क्रिप्टर आएगा उसका। ठीक है, हम उसको बताएंगे कि हमने फलानी फाइल में से पढ़ना है,
ज़ाहिर बात है उसको एक जगह देंगे, मेमोरी में एक पॉइंटर देंगे जहां वो पढ़ के वो डेटा रखेगा, रीड करके कहाँ ला के रखेगा, तो मेमोरी का कोई पॉइंटर देंगे और बता देंगे कि कितना पढ़ना है, 100 बाइट्स पढ़नी है, 200 बाइट्स। अगेन तमाम सिस्टम कॉल्स रिटर्न एक इंटीजर करती हैं। अगर सिस्टम कॉल फेल होती है किसी वजह से तो -1 वापस करेगी, वरना इस केस में जो एक्चुअल बाइट्स पढ़ी हैं वो रिटर्न करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने कहा है 100 बाइट्स पढ़ो, फाइल 40 बाइट्स की थी, तो यहाँ पे रिटर्न होएगा 40 कि मैंने एक्चुअली सिर्फ 40 पढ़ी। राइट के केस में मैं बताऊंगा किस फाइल पे लिखना है, मेमोरी का पॉइंटर दूंगा कि भाई ये वाला डेटा है जो तुमने जाके लिखना है, और काउंट दूंगा कि भाई कितना लिखना है, और क्लोज के केस में बस मैं फाइल डिस्क्रिप्टर से क्लोज करूंगा। अच्छा, ये सारा काम हमने क्यों किया? क्योंकि पाइप का कॉन्सेप्ट ये है, जब आप पाइप क्रिएट करते हो तो अब आपके दिमाग में जो भी होए, इस एक तो पहली बात ये है कि शर्त ये है कि वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए उन दो प्रोसेस में। अब ये एक और प्रोसेस है, इस साइड पे कोई और पीस ऑफ कोड चल रहा है और इस साइड पे कोई और पीस ऑफ कोड चल रहा है। अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे थ्रू यूजिंग अ पाइप। अब पाइप को आपने इमेजिन ऐसे करना है कि इसके दो एंड हैं, एक रीडिंग वाला एंड है और एक राइटिंग वाला एंड है। जो रीडिंग वाला एंड होता है उसका हमेशा डिस्क्रिप्टर होता है FD0, और जो राइटिंग वाला होता है उसका हमेशा होता है FD1। अब पाइप बनाने के कई तरीके हैं। पाइप कैन बी मेड यूजिंग सिस्टम कॉल। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो है पाइप ही की सिस्टम कॉल, ठीक है। इसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हाँ ये, तो इसको जब आप पाइप क्रिएट करते हो, जब आप पाइप की सिस्टम कॉल देते हो, तो आप उसको एक अरे देते हो, 2 सेल्स की, 2 सेल्स की अरे होती है, ठीक है, सिर्फ 2 सेल्स की। नाम उसका जो मर्जी रखो, लेकिन FD जरा अच्छा है। तो जाहिर बात है इसके 2 सेल्स हैं, तो सेल नंबर 0 में रीड का डिस्क्रिप्टर आ जाता है और सेल नंबर 1 में राइट का डिस्क्रिप्टर आ जाता है। कहाँ से आ जाता है कि जब पाइप की सिस्टम कॉल चलेगी और वो पाइप बनाएगी तो वो डिस्क्रिप्टर्स असाइन करेगी, उन डिस्क्रिप्टर्स की वैल्यूज यहाँ पे आ जाती है, इस अरे के अंदर आ जाती है। तो प्रोग्रामर इन वैल्यूज को उठा के काम करना शुरू कर सकता है। अच्छा, अब काम कदरे आसान है। काम है क्या? एक प्रोसेस इधर डेटा डालेगा, दूसरा प्रोसेस को वहां से निकाल लेगा, ठीक है ना। तो टूल्स, मतलब ये, खैर आज एंड तक हम पाइप ही करते रहेंगे, पाइप ही नहीं खत्म होना। लेकिन अब जरा इसको करने का कोड बनाओ। तो तुम्हें पता है कि तुमने आ, सबसे पहले तो तमाशा ये होएगा कि एक पेरेंट चाइल्ड होएगा तो पाइप बनेगा ना। मतलब पाइप का वजूद ही उस वक्त आएगा जब पेरेंट चाइल्ड होएगा, उससे पहले तो हो ही नहीं सकता। तो पेरेंट चाइल्ड जरा पहले क्रिएट कर दो, जो बेसिकली तुम्हारी असाइनमेंट थी आज। फॉर्क से। और रास्ता ही एक है, और कोई रास्ता है ही नहीं। क्या, रास्ता ही एक है। फोर्क करोगे तो लिनक्स के अंदर चाइल्ड क्रिएट होएगा, वैसे तो नहीं हो सकता। तो ये मेरा चाइल्ड क्रिएट हो गया। अब अगेन पिछली दफा जो आपको मुसीबत समझाई थी कि जैसे ये लिखा हुआ आता है, अब आपके दिमाग में दो कोड चलने चाहिए कि ये कोड अब 2 दफा चल रहा है, एक दफा इधर चल रहा है, एक दफा इधर अलहदा चल रहा है। ये पेरेंट प्रोसेस हो गया, ये चाइल्ड प्रोसेस हो गया। और हमने ये भी बात की थी कि अगर पिड की वैल्यू -1 होए तो इसका मतलब है कि ये किसी वजह से फेल हो गया। तो अगर किसी वजह से पिड की वैल्यू -1 आई है तो आप प्रिंट एफ कर रहे थे फेल्ड, ठीक है, और यहाँ पे आप एग्जिट कर रहे थे। तो आगे प्रोग्राम चलाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप फोर्क आप कर ही नहीं पाए तो आगे जाने की क्या जरूरत है, बस प्रोग्राम एग्जिट कर दो, खत्म। लेकिन अगर -1 नहीं आया, अगर सब कुछ ठीक ठाक है, अगर पिड में 0 आया है तो इसका क्या मतलब होता था, और एल्स में हम क्या करते थे?
हाँ जी, क्या लॉजिक थी इसकी? ये लॉजिक बड़ी जरूरी थी। 0 राइट के लिए 1। नहीं 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 नहीं, वो ये है। तो ये लॉजिक बहुत जरूरी थी कि जब आप फोर्क करते हो, फोर्क कौन करता है? पेरेंट करता है, जाहिर बात है। ये पेरेंट प्रोसेस चल रहा है जिसने फोर्क किया है। अब जैसे फोर्क चल पड़ा, अब दो कोड बन गए हैं, एक ये कोड बन गया, एक ये कोड बन गया। पेरेंट के पिड में कोई नंबर आ जाता है। इनफैक्ट आपको बताया था कि वो चाइल्ड का प्रोसेस आईडी होता है, और चाइल्ड के पिड में 0 आ जाता है। तो जब आप लिखते हो इफ पिड इज इक्वल टू 0, तो ये चाइल्ड का कोड होता है, और एल्स में यहां पे आपने पेरेंट का कोड लिखना होता है। अच्छा जी, अब वापस उसकी तरफ आएगा, हम चाह क्या रहे हैं। तो हमने एक चाइल्ड क्रिएट किया। चाइल्ड क्रिएट करने के बाद एरर चेकिंग की। इसको इग्नोर कर दो ना, मैं ना भी लिखता तो खैर था। अब असल बात ये है कि चाइल्ड ने करना क्या है और पेरेंट ने करना क्या है, ये गेम है सारी, ठीक है। तो इस एग्जांपल में मैंने इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवानी है। पेरेंट इस तरफ चल रहा है, पेरेंट कुछ लिखेगा, चाइल्ड इधर से उठा के स्क्रीन पर रखेगा, ठीक है। तो अब मैंने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करवानी है, तो मुझे एक अरे चाहिए 2 सेल्स की, और फोर्क करने के बाद मैं, फोर्क करने से पहले नहीं बनाना चाहिए, फोर्क करने से पहले पाइप बनानी चाहिए। मैं आपको वजह समझाता हूँ अभी। पाइप क्रिएट करो। अब पाइप, जाहिर बात है, एक सिस्टम कॉल है, तो इसको भी आप इफ की कंडीशन में डाल सकते हो कि अगर पाइप ने रिटर्न किया है -1, तो इसका मतलब है कि एरर आया है, तो प्रिंट एफ करवा दो कि कोई एरर आया है, और उसी तरह से फिर यहाँ से एग्जिट कर दो या जो भी है। अब मैंने ये सोचा कि यार मैं फोर्क करने से पहले ये काम करूँ या बाद में करूँ, तो ये मुझे पहले करना मुझे अच्छा लगा है। वजह समझ ना जरा, वजह काफी टेक्निकल है। तो वजह ये है कि अभी तक तो मेरा सिर्फ पेरेंट प्रोसेस चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है जी। अभी तक चाइल्ड का कोई वजूद नहीं है। तो अगर इस स्टेज पे मैं एक पाइप फोर्क कर दूं, मैं एक पाइप बना दूं, तो ये पाइप बन गई, ठीक है। इसका नाम शाम कुछ नहीं होता, लेकिन मैं लिख देता हूँ पाइप, बस उसके 2 डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। अच्छा, अब अगर मैं चाइल्ड पैदा करता हूँ, तो मुझे फायदा ये होएगा कि चाइल्ड को मेरी सारी दुनिया की कॉपी मिलेगी। तो अगर पाइप बना हुआ है ऑलरेडी, तो उसको पाइप की कॉपी मिल जाएगी। फोर्क करने से पहले पाइप करने का फायदा ये है कि पेरेंट ने पाइप क्रिएट किया, अब पेरेंट ने अपनी कॉपी बनाई, तो चाइल्ड को भी वो पाइप नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां तक हमारी गेम पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है कि चाइल्ड ने करना क्या है और पेरेंट ने क्या करना है। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया है कि पेरेंट ने यहाँ पे एक मैसेज लिखना है, ठीक है। पेरेंट ने इस पाइप के अंदर एक मैसेज डालना है, और चाइल्ड ने वो मैसेज निकाल के अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो पेरेंट के कोड में आते हैं। पेरेंट वो मैसेज कैसे लिखेगा, पेरेंट ने कहाँ लिखना है वो मैसेज भाई? जब भी एक पाइप बनाते हो, तुम्हें 2 डिस्क्रिप्टर्स रिटर्न होते हैं, हमेशा 0 और 1 वाला। और पूछने की जरूरत नहीं है, हमेशा 0 वाला जो है वो रीड होता है, रीड करने वाले का डिस्क्रिप्टर होता है, और हमेशा 1 वाला जो है वो राइट करने का डिस्क्रिप्टर होता है। मीन्स कि अगर पेरेंट ने इस पाइप के ऊपर लिखना है, भाई पेरेंट का चाइल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, पेरेंट को पाइप के अंदर बस डेटा डालना है, दैट्स इट। तो पेरेंट कहाँ पे डालेगा? वो FD1 पे डालेगा, फाइल डिस्क्रिप्टर 1 पे डालेगा, क्योंकि हमेशा फाइल डिस्क्रिप्टर 1 जो है वो राइटिंग वाला डिस्क्रिप्टर है। तो पेरेंट राइट की सिस्टम कॉल देगा, कहाँ लिखेगा? FD1 के ऊपर लिखेगा, एक मैसेज लिखेगा, हेलो चाइल्ड, और उसकी लेंथ दे दो। यही था ना राइट की सिस्टम कॉल में। तो राइट की सिस्टम कॉल में 3 आर्गुमेंट्स होते थे ना, FD, बफर और काउंट। तो ठीक है, यही है। तो पेरेंट ने ये मैसेज राइट कर दिया, और अब पेरेंट चुप करके एग्जिट कर जाता है। एग्जिट की भी थोड़ी सी लॉजिक पता होनी चाहिए। एग्जिट में जब 0 लिखते हो,
तो इसका मतलब है कि नॉर्मल टर्मिनेशन हुई है, सब कुछ ठीक ठाक है। अगर एग्जिट में 1 लिखते हो तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम हुई है जिस वजह से ये हुआ है। ये इस वक्त आपके लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन बाद आगे जाके ये बहुत यूजफुल होएगा। तो पेरेंट ने क्या किया? पेरेंट ने चुप करके 3 काम कर चुका है पेरेंट भाई। पेरेंट ने बनाया पाइप, ये पाइप बनाया उसने, फिर उसने बच्चा बनाया, यानी पहले पाइप बनाया, फिर उसने अपनी कॉपी बनाई, चाइल्ड प्रोसेस बनाया, और उसके बाद चुप करके एक मैसेज लिखा उस पाइप के अंदर और मर गया। चाइल्ड, जिसको ये पाइप तो नजर आ रहा है क्योंकि वो बाद में क्रिएट हुआ है, चाइल्ड क्या करेगा? चाइल्ड उस पाइप में से पढ़ेगा, लेकिन किस एंड में से पढ़ेगा? FD0 में से। पढ़ के कहाँ डालेगा? किसी बफर नाम के को वेरिएबल होएगा जिसमें डाल देगा, दैट्स इट। और उसके बाद इसको वो चुप करके प्रिंट एफ कर देगा स्क्रीन पे। 15 मिनट नहीं। तो चाइल्ड उसके बाद चाइल्ड क्या करता है? चाइल्ड उस पाइप में से कुछ डेटा निकालता है, जो जो भी डेटा उस पेरेंट ने डाला होगा वो निकालता है, और वो स्क्रीन पे जाके प्रिंट एफ कर देता है। तो वो कह देगा प्रिंट एफ बफर कर दो, तो मेरी स्क्रीन पे वो प्रिंट हो जाएगा। चाइल्ड यहाँ पे ब्लॉक होएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड इस लाइन पे ब्लॉक रहेगा। कि अगर चाइल्ड और पेरेंट दोनों इकट्ठे चल पड़ते हैं तो हमें नहीं पता कि पहले किसकी बारी आ जाए, हो सकता है चाइल्ड की आ जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि चाइल्ड इस लाइन पे फंस जाएगा। वो यहाँ से पाइप में से पढ़ने की कोशिश करेगा, पाइप के अंदर कुछ होएगा नहीं, तो वो यहाँ पे फंसा रहेगा। ये वो ब्लॉकिंग रिसीव है। जैसे ही पेरेंट उस पाइप में कुछ डेटा डालेगा तो वो जो वहां पे फंसा हुआ था वो आगे चल पड़ेगा और अपनी स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कर देगा और एग्जिट कर जाएगा। मैं चला के नहीं दिखा सकता आपको, मुझे वही लिनक्स चाहिए और ना आप टाइम है टू बी ऑनेस्ट चला के दिखाने का। तो ये वाला प्रोग्राम है जो मैंने बनाया है। ये देखो बहुत ही गंदी फिगर बनी हुई है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। लॉजिक वही है कि पेरेंट ने एक पाइप बनाया, फिर चाइल्ड बनाया, चाइल्ड 4 के जरिए से बनाया, FD0 FD1 डिस्क्रिप्टर्स हैं, सो ऑन। आपको ये सारा कुछ इसमें नजर आ जाएगा। सबसे पहले मैं पाइप की सिस्टम कॉल दूंगा। अगर ये सक्सेसफुल है तो मैं फोर्क करूंगा, ये मैंने चाइल्ड बना दिया। पेरेंट के कोड में मैंने, अच्छा इसने उल्टा किया हुआ है, इसने पेरेंट से रीड किया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, इसने उल्टा किया हुआ है। इसने ये किया हुआ है कि पेरेंट जो है वो रीड कर रहा है पाइप FD0 से। अब इस पाइप में फिलहाल तो कुछ है नहीं, तो पेरेंट यहाँ पे फंस जाएगा। चाइल्ड को जाके देखते हैं। चाइल्ड ये करता है कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ये लाइन एक सिंपल क्लोज है, कुछ भी नहीं है, एक्चुअली एक ही लाइन है सिर्फ इसके कोड में चाइल्ड के, वो ये है। तो चाइल्ड राइट की सिस्टम कॉल देता है अपने राइटिंग एंड पे, वो जो पाइप का राइटिंग एंड था उसमें एक टेस्ट स्ट्रिंग डालता है और मर जाता है, चाइल्ड खत्म हो गया। पेरेंट जो यहाँ पे फंसा हुआ था वो डेटा पढ़ता है, बफर में डालता है और आगे चलता है, और इवेंचुअली वो अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको शो कर देगा, दिखा देगा बस, और क्लोज कर देगा। ये स्क्रीन पे शो किया। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि राइट की सिस्टम कॉल यूज करते हुए स्क्रीन पे क्यों शो कर रहा है, इसका आंसर आगे मिल जाएगा। प्रिंट एफ कर देता तो आसान था, पता नहीं क्यों यहाँ पे ये इस मुश्किल में पड़ा है। ये कोड एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट होएगा, लिनक्स पे जाएगा, जाके रन होएगा, बिल्कुल चलता है, इसको कोई इशू नहीं है। इस पे सेकंड असाइनमेंट आती है यूजुअली पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन पे, तो प्लीज ला के देख लेना। तो लिनक्स के जो आईपीसी टूल्स हैं उसमें पाइप्स हैं। पाइप्स ने तुम्हें बताया है कि पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा, दूसरा टूल जो है वो फाइफो है। फाइफो को नेम्ड पाइप्स भी कहते हैं, नेम्ड पाइप्स। और इसमें मजा ये है कि ये अनरिलेटेड प्रोसेसेस के दरमियान में कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि एक चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होएगा ही तो कम्युनिकेशन होएगी, उसके बगैर भी हो सकती है। फाइफो को यू थिंक अबाउट फाइफो एज अ डिस्क फाइल, कि फाइफो एक डिस्क के ऊपर एक फाइल है। अब आसान है, एक प्रोसेस उस फाइल के अंदर लिख रहा है, दूसरा प्रोसेस उसके अंदर से डेटा उठा रहा है। मैं भी आता हूँ इसकी तरफ। सॉकेट्स का जहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे दो अलग अलग सिस्टम्स आ जाते हैं।
और दरमियान में नेटवर्क कनेक्शन आ जाता है। तो ये सॉकेट्स के ज़रिए से आपस में बात करते हैं। अब इसको याद आया है कि इसने ओपन की सिस्टम कॉल पढ़ानी है, फिर ये सारी समरी वापस आ गई, राइट वो और ये, ठीक है। अच्छा जी, ओपन की सिस्टम कॉल आपको बताया था कि या तो फेल होएगी, तो -1 रिटर्न करेगी, लेकिन अगर सक्सेसफुल होएगी तो आपको एक इंटीजर रिटर्न करेगी। उस इंटीजर को हमने कहा फाइल डिस्क्रिप्टर या फाइल हैंडल, एक इंटीजर नंबर होगा। वो इंटीजर नंबर कहाँ से आता है? वो इंटीजर नंबर यहाँ से आता है। तो लिनक्स में इस तरह से है कि फाइल एक्चुअली डिस्क पे पड़ी होती है। उसकी एक एंट्री एक टेबल में हुई होती है, जिसको एक ग्लोबल टेबल है, जिसको आइनोड का टेबल कहते हैं। ये इस तरह से इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक बिल्डिंग है जिसके अंदर 100 फ्लैट्स हैं, 100 कमरे हैं। तो हर कमरा अलग अलग है, ठीक है। वो कमरे जो हैं वो फाइलें हैं। अब चौकीदार के पास एक रजिस्टर मेंटेन होता है जिसमें ये लिखा होता है कि कमरा नंबर 1 में कौन रहता है, कमरा नंबर 2, मतलब ये पॉइंटर्स मेंटेन होते हैं कि फलानी फाइल इस जगह पे पड़ी हुई है, फलानी फाइल इस जगह पे पड़ी हुई है, फलानी फाइल इस जगह पे पड़ी हुई है। ये सिस्टम वाइड एक सिंगल टेबल होता है लिनक्स में, जिसको आइनोड का टेबल कहते हैं। विंडोज में ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। विंडोज में रूट डायरेक्टरी है, एफसीबी है, काफ़ी खपखप है, लेकिन लिनक्स में ये काफ़ी आसान है। एक सिंगल टेबल है सिस्टम वाइड। अच्छा, अब एक टेबल होता है फाइल टेबल। इसका एक्चुअल असल नाम जो है वो ओपन फाइल टेबल होना चाहिए। आइनोड टेबल के अंदर तो हर फाइल की एंट्री है ना, हर कमरे की एंट्री है, ठीक है। फाइल टेबल के अंदर सिर्फ उन फाइल्स की एंट्री है जो एक्चुअली इस वक्त सिस्टम ने ओपन की हुई है। तुम्हारे इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम ने जौन जौन सी फाइल्स ओपन करके दी हुई हैं एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर्स को, उसकी एंट्री सिर्फ इसके अंदर है। ये भी एक ही टेबल होता है। तो अगर मैंने फाइल XYZ खोली हुई है तो उसकी यहाँ पे एंट्री हुई होगी XYZ की। अच्छा, वो एंट्री पॉइंट करेगी आइनोड टेबल को। आइनोड टेबल में उसका जो एक्चुअल रिकॉर्ड है वहां पे पॉइंट करेगी, और फिर आइनोड टेबल एक्चुअली पॉइंट करेगी डिस्क के ऊपर के वो किस एग्जैक्ट जगह पे मौजूद है। अच्छा, फाइल तो ज़ाहिर बात है एक ही होएगी फिजिकली, आइनोड टेबल भी एक ही होएगी, फाइल टेबल भी एक ही होएगी। अब मुसीबत है, अब एक टेबल है PPFD, पर प्रोसेस फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये पर प्रोसेस है। अगर 100 प्रोसेस चल रहे हैं तो ऐसी 100 टेबल्स हैं, हर प्रोसेस की अपनी अपनी फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल है। इस टेबल में पहली 3 एंट्रीज रिजर्व्ड होती हैं। एंट्री नंबर 0 रिजर्व्ड है, एंट्री नंबर 1 रिजर्व्ड है, एंट्री नंबर 2 रिजर्व्ड है। ये प्रोसेस जो पहली फाइल खोलेगा उसको जो डिस्क्रिप्टर मिलेगा वो 3 होएगा, 0 1 2 उसको नहीं मिल सकता। मैं भी 2 मिनट में आता हूँ उसके। अच्छा, वो उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी कि भाई इस बंदे ने XYZ नाम की फाइल खोली है। अब अगेन उसका पॉइंटर फाइल टेबल की तरफ पॉइंट करेगा, फाइल टेबल वाला आइनोड की तरफ पॉइंट करेगा, और आइनोड वाला फाइनली डिस्क की तरफ पॉइंट करेगा। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है कि एक ही फाइल को, फॉर एग्जाम्पल ये एक ही फाइल है XYZ, इसको 10 प्रोसेस खोल सकते हैं। तो हर प्रोसेस को ये लगेगा कि मैं ये फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, मेरे पास डिस्क्रिप्टर नंबर 3 है, लेकिन एक्चुअली रियलिटी में सिस्टम ने उस फाइल को सिर्फ एक दफा खोला हुआ है, वो एक ही दफा सिर्फ उसकी एंट्री की। 0 1 2 स्पेशल है, वो ये है। 0 कीबोर्ड को कहते हैं, 1 स्क्रीन को कहते हैं, स्टैंडर्ड आउट ST आउट को कहते हैं, और 2 भी एक्चुअली स्क्रीन ही है, लेकिन 2 को स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। तो अगेन कॉन्सेप्ट ये है कि लिनक्स हर चीज़ को एज अ फाइल ट्रीट करता है। तो उसके लिए कीबोर्ड, स्क्रीन और ये सब कुछ तुम्हारी जो है वो फाइल्स ही हैं। तो जब भी एक प्रोसेस वजूद में आता है तो उस प्रोसेस के अंदर पहली 3 एंट्रीज जो हैं वो कीबोर्ड, स्क्रीन और स्क्रीन की होती हैं। यानी जब भी आपने स्क्रीन पे लिखना है तो आप राइट की सिस्टम कॉल कर सकते हो, जैसे आप फाइल पे लिख रहे हो, लेकिन फाइल डिस्क्रिप्टर की जगह पे आपको 1 डालना पड़ेगा, ये आउटपुट के लिए हो गया। इसी तरह इनपुट ले रहे हो तो आप 0 डालोगे तो वो कीबोर्ड है। अगेन दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट, ये आगे जाके फिर आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा लॉजिक बना लो कि PPFD की लॉजिक की जरूरत होती क्या है। ये बड़ी स्टैंडर्ड चीज़ है, जितनी लिनक्स पढ़ोगे ये स्टैंडर्ड है, आपको बार बार ये आता जाएगा। तो पाइप की सिस्टम कॉल की हमने बात की, हमने कहा कि ये पेरेंट चाइल्ड को फोर्क करता है, चाइल्ड इधर मैसेज लिखता है, पेरेंट निकाल लेता है, ठीक है, और फिर स्क्रीन पर दे देता है। ये वही कोड दोबारा है। पाइप बनाई,
फोर्क किया, चाइल्ड बन गया, चाइल्ड का कोड आ गया, फिर पेरेंट का कोड आ गया। चला के देख लेना प्लीज। ये सारा जो मैंने काम किया है अभी, वो ये है कि पाइप को इस्तेमाल किया है यूजिंग अ सिस्टम कॉल। अब पाइप को एक और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रॉम कमांड लाइन। पाइप कैन ऑल्सो बी यूज्ड ऑन द कमांड लाइन। इसके लिए कमांड्स आती होंगी जो समझ आएगी कि कैसे होता है, वरना इसका कोई मजा नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि आप पहली कमांड एक देते हो कमांड लाइन पे, और उसके बाद ये पाइप का सिंबल डालते हो और कमांड 2 लिख देते हो। तो होता ये है कि कमांड 1 अपनी आउटपुट बजाय इसके कि स्क्रीन पे लिखे, वो एक इस पाइप के जरिए से वो आउटपुट कमांड 2 को दे देती है। फिर कमांड 2 पाइप के जरिए से वो आगे आगे देती जाती है। बड़ी मजेदार सी वो है चीज। मैं तो आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन वो अगेन ये आता होएगा। फॉर एग्जांपल ये पता है कि ये क्या कर रही है कमांड? ये ये कमांड क्या लिखी हुई है, ये क्या है, और फिर ये क्या है? बस ये प्रॉब्लम है, फिर वो ये समझ नहीं आएगी कि मतलब मैं कर तो देता हूँ लेकिन कुछ समझ नहीं आनी ये क्या हो रहा है। तो आ, मेरे पास एक डायरेक्टरी है टेस्ट की, मैं उसके अंदर हूँ। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ जल्दी से। कि इतना मुश्किल मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ये कमांड ही क्यों टाइप करूँ, खत्म बात। तो ये कैट कमांड ये करती है कि आपको आउटपुट देती है इस फाइल की, ये फाइल प्रिंट करके देगी आपको। तो ये फाइल प्रिंट हो जाएगी। ये ईटीसी पासवर्ड नाम की एक फाइल थी जो ये सारी प्रिंट हो गई। ठीक है। अब बजाय इसके कि मैं इस फाइल को प्रिंट करूं, मैं ग्रेप कमांड के जरिए से इस तरह से करता हूँ। मैं उसको पाइप के जरिए से ग्रेप को दे देता हूँ। ग्रेप सर्च की कमांड थी, वो सर्च करती है जहीर। अब हुआ क्या कि मैंने उसको कहा कि ये फाइल पकड़ो, पाइप के जरिए से उसके अंदर सर्च करो कि जहीर नाम आ रहा है कहीं या नहीं। तो सारी बात है, जहीर नाम नहीं आ रहा, लेकिन ये एक नाम आ रहा है, हेल डीमन। ठीक है। तो अगर मैं ये सर्च करवाऊं तो ये सर्च हो जाएगा। तो अब मुझे फाइल में से वो लाइन मिलेगी जिसमें वो वाला वर्ड लिखा हुआ है। ये करती है पाइप, ये करती है कमांड लाइन के ऊपर। ये बजाय इसके कि इसकी आउटपुट जो सिंपल स्क्रीन पे आनी थी, अभी मैंने तुम्हें दिखाया है कि वो सारी फाइल इस तरह से प्रिंट हो जानी थी। तो बजाय इसके कि वो सारी फाइल प्रिंट होए, मैंने पाइप के जरिए उसको कहा कि तू सर्च कर जाके जहीर को। अब वो सिर्फ वो लाइनें निकाल के देता है जिसमें जहीर आता है। अगेन अब इसका मजा वही है कि आपको पता होगा कि ये क्या हो रहा है। अब ये अगेन ये मैं आपको चला के दिखा सकता हूँ, वेरी सिंपल। तो ये करता है कि ये करेगा कि एक नई फाइल बना देगा temp1 नाम की। यानी अब अगर मैं लिस्टिंग दिखाऊं तुम्हें, नहीं तुम्हें नजर आ भी रहा है या नहीं, इतना छोटा है। अगर मैं तुम्हें लिस्टिंग दिखाऊं तो अब एक फाइल बन गई है temp1 नाम की। ठीक है। और अब अगर मैं इस temp1 नाम की फाइल को प्रिंट करवाऊं, इसमें वो सारा डेटा आ जाएगा जो उस फाइल के अंदर था। तो ये बेसिकली एक तरह से मैंने जो भी इस फाइल के अंदर था वो इसके अंदर कॉपी कर दिया। ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सर्च करो जहीर को temp1 में, और फिर वो रिमूव कर रहा है। यहाँ पे पाइप का क्या काम है, फजूल बिल्कुल। पाइप का यहाँ पे क्या काम है? अच्छा, इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन की तरफ चला जाता है। ठीक है। नहीं यार, ये नेक्स्ट टाइम ही करना पड़ेगा प्लीज। कुछ बेसिक कमांड्स जो है ना, जो लेक्चर 5-6 के अंदर थी, जो बिल्कुल बेसिक लिनक्स की कमांड्स हैं, उनको थोड़ा सा देखो तो तुम्हें इसका मजा आएगा अगली दफा करने का। नहीं देख के आओगे तो मसला कोई नहीं है, बस हो जाएगा, लेकिन कुछ ज्यादा समझ नहीं आएगा। ठीक है। बस यहाँ पे रुकूंगा मैं। बाकी नेक्स्ट टाइम चाहिए। नेक्स्ट टाइम तुम्हारा है कब? अगला हफ्ता है।